हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, सीबीएसई ने क्लास 12 इकोनॉमिक टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। उसकी कुछ पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पब्लिश कर चुकी हूँ। एंड आज फाइनल पार्ट होगा जिसमें कि 41 टू 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन कराए थे और सेकंड पार्ट में मैंने 21 टू 40 क्वेश्चन कराए थे, डिस्कस किए थे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 41 टू 60 क्वेश्चन। इसमें आपको ये चीज पता ही है कि इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। 3 सेक्शन में से फर्स्ट सेक्शन ए बी सी सेक्शन, ए सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होंगे। बी सेक्शन में भी 24 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होंगे। एंड सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट कर लेंगे। और इक्वल, ऑल क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन के आपके इक्वल मार्क्स होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर? Next one. Read the following statement. Adjacent and the region, choose one of the correct alternative given below. Demand deposit are considered as the convenience mode. Demand deposit क्या होता है? Convenient mode पर होता है of the payment for execution of even the high value transaction. ये क्या है हमारा? True है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? कन्वीनियंस मोड पर होता है। इजीली हम उसमें पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने डिपॉजिट को यूज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉएबल इन नेचर। ये तो सबसे अपोजिट हो गया। नॉन विड्रॉएबल थोड़ा ना होता है, विड्रॉएबल होता है। उसमें हम चेक के द्वारा कभी भी पैसा निकाल सकते हैं इन नेचर। एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट द इशू द चेक, ये भी गलत हो गया। एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पेमेंट, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? फॉल्स। यानी अजर्सन हमारा ट्रू है लेकिन रीजन क्या है हमारा? फॉल्स है। तो इसमें अजर्सन ए इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, 41 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू बी फिल्ड इन गिवन ब्लैंक ए एंड बी। तो इसमें क्या दिया है? ये लो प्रोडक्शन दिया है और ये दिया है लो सेविंग। हम इसमें बताना है कि इन दोनों में ए और बी ऑप्शन में क्या आएगा। सबसे पहले क्या होता है? लो प्रोडक्शन होता है। लो प्रोडक्शन के बाद इसमें देखते हैं, हम ऑप्शन में देखते हैं। पहले इसमें से हम 4 ऑप्शन में से एक या 2 ऑप्शन को कट कर लेते हैं। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लो सेविंग। लो सेविंग के बाद बी ऑप्शन में लो सेविंग तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। क्लियर? एंड लो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हमें चूज क्या करना है इसमें? लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी ए ऑप्शन में या तो लो लेवल ऑफ इनकम आएगा या लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारा लो प्रोडक्शन हुआ। लो प्रोडक्शन के बाद हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना करेंगे, हमारी इनकम आएगी। तो क्या होगा? लो लेवल ऑफ इनकम। लो लेवल ऑफ इनकम होगी, उसके बाद लो सेविंग होगी, और लो सेविंग के बाद हमारा क्या आ जाएगा? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो सेविंग से मतलब यहाँ पे वो भी आ सकता है आपका लेबरिंग, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एंड फाइनली क्या होगा आपका? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारा प्रोडक्शन भी लो होगा और ये चक्र ऐसे चलता रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मिस रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर and intended to spend a huge amount to work on the job training। यानी मिस मनप्रीत रमनप्रीत ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें जो वर्कर वर्क करते थे उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट की है। ऑफर वर्किंग बिफोर पुटिंग देम टू द वर्क, यानी वर्क पर रखने से पहले उन्हें ऑन जॉब वर्किंग कराया गया। इट एग्जिबिट द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमन कैपिटल तो हो रही है ना, क्योंकि वर्किंग के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्पोर्ट विच इज द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट। इसमें क्या दिखाना है? डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बाय द मिस रमनप्रीत। एड स्किल एंड एक्सपर्टीज, ये तो हो रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एंश्योर जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्रीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी भी हो रही है। यानी इससे क्या हो रहा है? जब इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ये तीनों चीजें तो होंगी। हमने पूछा है नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट, तो इसमें क्या आ जाएगा? एंश्योर जेंडर इक्वलिटी। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? यानी जो हमारा रिसिप्ट होती है और पेमेंट होता है। यानी एक्सपोर्ट के द्वारा हमारा क्या होगा?
एक्सपोर्ट के द्वारा हमारे कंट्री से सामान बाहर जाएगा तो उससे हमें रिसिप्ट प्राप्त होगी, और पेमेंट कब होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना होगा। तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स द सरप्लस ऑफ द 20 करोड़, यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट इजिकल टू हमारा क्या है, 20,000 करोड़। क्लियर। तो रिसिप्ट कब होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और पेमेंट कब करते हैं, जब हमारा इंपोर्ट होता है। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा 20,000 करोड़, क्या हो गया, ये हमारा सरप्लस हो गया। अब इसने क्या किया, द इम्पोर्ट ऑफ द मर्चेंट ऑफ द नेशन इज हाफ टू द एक्सपोर्ट ऑफ द मर्चेंट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है हमारा, हाफ ऑफ एक्सपोर्ट। ये भी क्या है हमारा 20,000 है, यही तो हुआ ना, सेम इक्वेशन बैठ गई ना ये। अब हाफ ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 20,000, और एक्सपोर्ट क्या होगा हमारा 40,000, 2 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 40,000। तो आंसर वुड भी क्या होगा हमारा पी। क्लियर। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेट पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एडोप्ट किया ट्रिकल डाउन अप्रोच टू बेनिफिट द लास्ट मैन टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। यानी ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होती है, गवर्नमेंट ने जो ये एडोप्ट किया है स्कीम पॉवर्टी हटाने के लिए, क्या होती है ट्रिकल डाउन अप्रोच में, क्या करती है गवर्नमेंट कि जो रिच पीपल होते हैं, रिच पीपल पर क्या करती है, वो टैक्सेस कम लगाती है। क्यों लगाती है कम, जिससे कि रिच पीपल्स के पास ज्यादा पैसा आए और वो बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा उससे कि पीपल्स को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा चला जाएगा। क्लियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेटेड पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। Empirical data over the years have shown that trickle down theory did not yield desired result in India. तो जो ये था रिजल्ट इसका ज्यादा, मतलब ट्रिकल डाउन अप्रोच जो हमने अपनाई थी, गवर्नमेंट ने अपनाई थी, उसका अच्छा रिजल्ट इंडिया में नहीं आया। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Next one, read the following statement. Adjacent and regions, choose one the correct alternative given below. If the receipt and the payment on the current account are equal, यानी receipt और payment दोनों equal हैं, तो it depicts the situation of the current account surplus. Surplus कब होता है, जब receipt क्या होती है more than payment, तो तब होता है सरप्लस हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, इक्वल पे है, इक्वल लेवल पे है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज अ लेंडर and the other countries, and the deficit current account means that the nation is a borrower from the other country। देखो जब सरप्लस होता है, सरप्लस करंट अकाउंट होता है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी कंट्री के पास सरप्लस करंट अकाउंट है तो वो दूसरी कंट्री को, ये अपना नेशन क्या कर सकता है, दूसरी कंट्री को उधार दे सकता है, लेंड कर सकता है। लेकिन यदि डेफिसिट करंट अकाउंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या होगा, नेशन जो हमारा नेशन होगा इज अ बोरोवर, यानी दूसरी कंट्री से उधार लेने वाला होगा फ्रॉम द अदर कंट्री। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू, यानी अजर्सन क्या है हमारा फॉल है, और रीजन क्या है हमारा ट्रू है। अजर्सन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Restrictive policy of the commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government। colonial government से मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर ने रिस्ट्रिक्ट की थी पॉलिसीज में, क्या किया था, जो कॉमोडिटी हम प्रोड्यूस करते थे उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, जो वो सामान कहते थे वही प्रोड्यूस करते थे, जो व्यापार करते थे उसके लिए भी वही बताते थे, वही डिसाइड करते थे कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। एंड टैरिफ यानी टैक्स, टैक्स भी वो जितना इम्पोज करते थे वो हमें पे करना होता था।
तो एडवर्सली अफेक्टेड, ये क्या करता था, एडवर्सली इफेक्ट करता था, विपरीत तरीके से इफेक्ट करता था किस पर, द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। किसमें क्या देखना था इसमें, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बाकी तीन भी हम एक बार देख लेते हैं। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबल इफेक्ट, फेवरेबल इफेक्ट तो नहीं डाला, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लिबरल पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड बाय द कॉलोनी, लिबरल पॉलिसी भी उन्होंने नहीं दी थी। रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबल, फेवरेबल थोड़ा ना हुआ था, ये हुआ था एडवर्सली इफेक्ट, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैच द सिचुएशन गिवन द कॉलम 1 with their respective implication give in the column 2। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होगा, रिड्यूस द पर कैपिटा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, ब्रेन ड्रेन, ये होगा आपका ए, यानी ए पे हमें क्या देखना है 3, ये ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। अब इसमें और भी चेक कर लेते हैं हम। बी, लो लेवल ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या होगा आपका, रिड्यूस पर कैपिटा इनकम नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी नहीं होगा, ब्रेन ड्रेन हो चुका है, मिसमैच बिटवीन द रिक्वायर्ड स्किल एंड द एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा बी, बी के साथ 4 है, यस। अब सी करते हैं, पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, रिड्यूस, जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो रिड्यूस इन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये तो घटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सी के लिए, सी में 1 हो जाएगा, यस। और डी रह गया, लेक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये हो जाएगा डी। तो ये क्या बन गया आपका 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2, क्लियर। तो ऑप्शन क्या बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ, ये डाटा गिवन है 2019-20 का जो हमारा एक्चुअल डाटा है, और 2020 और 21 का ये क्या है हमारा बजट एस्टिमेट, कि बजट बनाया गया है कि इस तरह का हम बजट देंगे। तो इसमें क्या बोला, द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैड डैश क्रोर्स बिटवीन 2019 टू 20 एंड 2020 टू 21। तो इसमें क्या दिखाना है, वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, ये है आपका 5th नंबर पर, रिकवरी ऑफ लोन, क्लियर। तो इसमें आपका रिकवरी ऑफ लोन में आ जाता है ये और ये, कितनी रिकवरी हुई है इसमें 18 316 एंड 14 967, तो इसमें क्या हो गया 16 7 9 10 4 12 9 3 7 4 3 3 3 4 9, कितना रिड्यूस हुआ है ना ये तो हमारा, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी हुई है ना, कितनी रिकवरी हुई है, यानी फॉल हुआ है रिकवरी का मतलब 3349, तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, फॉलोन बाय द 3349 रुपीज, क्लियर। यानी इसमें रिकवरी ऑफ लोन को इसमें हमने आपस में डिवाइड माइनस किया, और माइनस करके हमारा आंसर क्या आया, क्योंकि जो हमारा 1920 में था वो कितना था 18,316 था, और 2020 और 21 में कितना हो गया वो 14,967, तो रिकवरी कितनी हुई है हमारी, रिकवरी ऑफ लोन्स 3,349 रुपीज, क्लियर। नेक्स्ट वन, द परसेंटेज चेंज इन नॉन टैक्स रिन्यूअल बिटवीन द 2019-20 actual and the 2020-21 budgeted estimated taken the 2019-20 as base would be। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन टैक्स रिवेन्यू देखेंगे, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है हमारे, ये रहे 3 नंबर पर, दिस वन एंड दिस वन। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 385,017, क्लियर, 327,157, तो ये क्या हो गया 0, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 4 14 7 7 2 5 57,860, क्लियर। अब इसमें क्या निकालना है, इसको परसेंटेज में निकालना है, बट इट इज टेकिंग द 2019-20 एज द बेस ईयर, 1920 का बेस ईयर क्या हुआ हमारा, ये हुआ, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 57,860
1860 डिवाइड बाई क्या होगा हमारा 327,157 इंटू 100। तो इसका एस्टिमेटेड क्या बैठेगा आपका 17.68%। तो आंसर वुड भी क्या होगा इसका 3 सी। क्लियर। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो जो एग्जाम्पल नहीं है टैक्स रिवेन्यू का, वेल्थ टैक्स टैक्स रिवेन्यू का एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स भी टैक्स रिवेन्यू का एग्जाम्पल है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा टैक्स रिवेन्यू का एग्जाम्पल है। तो आंसर वुड बी स्पेशल असेसमेंट, ये आपका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी 3 टाइप्स के डेफिसिट होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट में से क्या निकाल देते हैं, अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हम निकाल देते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। जो फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है किससे कर सकती है, आरबीआई से कर सकती है, बैंक से कर सकती है, और जनरल पब्लिक से भी वो बोरो कर सकती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर इंक्रीज बट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग। रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है हमारी, ये रिवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये थी 16 के लेवल में और ये है 20 के, इंक्रीज हो रही है। यस। अब कैपिटल रिसिप्ट देखो और ये देखो, इंक्रीज हो रही है। यस। एंड द बोरोइंग एंड द अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग। बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज ये कहाँ गई आपकी, 7th नंबर पे ये रही, ये आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। देखियो ये भी रिड्यूस हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया एज द डाटा। क्लियर। Statement 2, grants and aids are for creation of capital asset decrease। ये क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। इसको चेक करते हैं, ग्रांट एंड एड्स 12 नंबर पे देखिए, क्या ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं ये तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। यानी हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। The value of primary deficit for the year 2020-21 would be crore। यानी आपका प्राइमरी डेफिसिट, ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। किसका पूछा है ये इसने, 2020-21 का, यानी ये 88,134। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। Next, 51 to 60 are to the answer on the basis of the following data. India's post-1990 economic strategy contained 3 important breaks with the past। यानी 3 ब्रेक्स आए। क्या क्या हुए इसमें, 3 चेंजेस आए इसमें। To dismantle the vast network of the control and the permit that dominated the system। Next one, to redefine the role of the state as the facilitator of the economic transaction and as the natural regulation rather than the primary provider of the goods and the services. Next one, to move away from regime of the import substitution and to the integrate fully with the global trading system। 1991 में क्या हुआ, reform unleash the energies of the Indian entrepreneurs and give untold choice to the consumers and change in the face of the Indian economy। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज तो यही आया 1991 की रिफॉर्म में, कि जो एमरजेंस थे, अनलीज एमरजेंस क्या किया इन्होंने, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया, और जो कंज्यूमर्स थे, ये कंज्यूमर्स थे उनको क्या किया, उनको बढ़ावा दिया, उनको चॉइस दी, एंड चेंज द फेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में चेंज लाया। द रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड ए paradigm shift, paradigm shift and had defined the broad control the economic policy making the 3 decade। यानी उन्होंने क्या किया, 3 रिफॉर्म ही तो किए थे उन्होंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी सबसे बड़े यही तो थे उनके रिफॉर्म 1991 में। मे वी डू नॉट नीड पैराडाइम शिफ्ट,
पैराडाइम शिफ्ट, यहाँ भी पैराडाइम शिफ्ट था आपका, ये रहा। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल चेंज करना। पैराडाइम शिफ्ट, वी नीड टू लुक एट द इंडिविजुअल सेक्टर एंड सी विच वन ऑफ द these needs reform to create the competitive environment and improve efficiency and the power sector and the, मतलब जो जो चेंज आया है, सबसे ज्यादा चेंज सबसे पहले क्या था, जो स्टार्टिंग में था जब 1991 की उसमें रिफॉर्म आया था, तो ओवरऑल उसमें क्या हुआ था, चेंजेस आए थे, यानी एक लार्ज स्केल पर चेंज लाया था। लेकिन अब क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल सेक्टर पे चेंज करते हैं। इसमें क्या क्या बताया था आपका? पावर सेक्टर, फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग नीड रिफॉर्म। यहाँ पर क्या था, रिफॉर्म की आवश्यकता थी। आल्सो रिक्वायर मच मोर डिस्कशन एंड द कॉन्शियस बिल्डिंग द कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू वर्क द टेंडम, टेंडम मतलब एक ही लाइन में, विद द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, एंड कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड बाय रिफॉर्म द डिसीजन। टाइमिंग एंड सिक्वेंसिंग आर क्रिटिकली, टाइमिंग एंड सिक्वेंस क्या हुआ, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, क्या थी, इम्पोर्टेंट थी इन द न्यू रिफॉर्म ऑफ इंडिया। चलिए, टाइम और सीक्वेंस में चलना क्या था, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। सबसे पहले क्या आया, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट was the adopted as the guiding principle of the governance and the government since 1991। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, लिबरलाइजेशन। देखिए इसमें, पीछे देखिए आंसर में, इसमें दिया हुआ है ये, लिबरलाइजेशन was adopted as the guidance principle of the government। क्लियर? सबसे पहले लिबरलाइजेशन को ही लिया गया था। नेक्स्ट वन, reading the following statement carefully and choose the correct alternative given below। 1991 was the landmark moment of the Indian post-independence history as that changes the nature of the economy in the fundamental ways। ये तो सही है, क्योंकि 1991 में ही सबसे बड़ा चेंज आया था, लैंडमार्क चेंज आया था। इसके बाद क्या हुआ था, इकोनॉमिक में बहुत बड़ा चेंज आया था। कब? 1991 के बाद, एलपीजी के आने से। तो ये क्या हुआ आपका, ट्रू हुआ। India's economic establishment launched a multi-pronged reform agent to the repair Indian macroeconomics। जो इसमें चेंजेज आया वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस था, यानी इंडियन इकोनॉमी में जितना भी चेंज आया है, जो इतना बड़ा लार्ज चेंज आया, वो किस बेस पर आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी उस टाइम में 1991 में क्या हुआ था, लार्ज स्केल पर चेंज हुआ था, ओवरऑल उसमें चेंज आया था, और ये किस बेस पर हुआ था, मैक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस के बेस पर। यानी ये ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा, यानी बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू। 56 का क्या आंसर होगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड द रीजन आर। इंडियाज प्री 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी dismantle and the vast network of the control and the permits that dominated the economic system। यानी इंडिया का जो 1990 से पहले प्री इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पोस्ट गिवन है। आप पैसेज पढ़ के देखिए, फर्स्ट लाइन में आप देखिए इसमें, ये रहा, इंडियाज पोस्ट 1990 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंटेन 3 इम्पोर्टेंट ब्रेक विद द पास्ट ऑफ द। क्लियर? कब हुआ था ये, पोस्ट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजन क्या है, द 1991 रिफॉर्म्स अनलीज द एनर्जीज इंडियन एंटरप्रेन्योर्स गिव अनटोल्ड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड चेंज द फेस ऑफ द इकोनॉमिक एंजिन। यानी 1991 में जो रिफॉर्म लाया था, उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया था, और जो कंज्यूमर्स थे उनको चॉइस दी थी, और इससे क्या किया था, इंडियन इकोनॉमी का चेंज लाया था। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, यानी assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड द कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी इसमें क्या निकालनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ सीवर बैलेंस ऑफ द पेमेंट प्रॉब्लम ट्रीड एंड एक्चुअल इकोनॉमिक क्राइसिस। जो एक्चुअल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, वो किसके कारण आई थी, सीवर बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण, यानी उसमें कमियों के कारण। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन सही नहीं है, ये बात सही है। हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट। क्या निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका उस हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। क्लियर? In 1991, the economic and political leadership launched a multi-pronged reform agenda to repair the macroeconomic situation of the nation।
ये भी अभी एक्सप्लेन किया था, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वाज गिवन द रोल ऑफ द प्राइमरी रेगुलर ऑफ द इकोनॉमी, ये सी ऑप्शन होगा, ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वाज गिवन द रोल ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर। तो ये स्टेट क्या था हमारा, प्राइमरी रेगुलेटर नहीं था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने वर्क किया था। अभी हम इसको पीछे दिखाते हैं, पैसेज में ये दिखाया गया था, इसमें ये रहा नीचे, द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू वर्क इन द टैंडम विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद किया था, प्राइमरी नहीं रखा था इसको। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत, ये ऑप्शन सही बनेगा हमारा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही निकालना है। नेक्स्ट वन, post-pandemic individual sector should be looked closely. Sector that need reform should be identified and correctively action should be taken. ये ऑप्शन भी सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, read the following statement carefully and choose the correct alternative given below. Timing and sequence are critically important in the post-economic reform agenda. ये ट्रू है, अभी दिखाते हैं पीछे, देखो लास्ट लाइन में देखो, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ये दिया हुआ है, टाइमिंग एंड सीक्वेंस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द न्यू रिफॉर्म ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। एंड पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म इन इंडिया रिक्वायर अ पैराडाइम शिफ्ट। तो पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म में इसको पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता नहीं थी, इसमें लिखा है रिफॉर्म इन इंडिया रिक्वायर नहीं थी, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। एंड लास्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडजर्सन एंड द रीजंस। द 1991 रिफॉर्म्स रिलीज द vitalities of the Indian business person and the reform agenda established a paradigm shift and defined the broad outline of the economic policy making for year to कम। तो दोनों ऑप्शन जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1991 रिफॉर्म्स रिलीज द वाइटिकल टू इंडियन बिजनेसमैन पर्सन को इन्होंने आगे लिया था, तो ये आपका ट्रू हो गया। और रिफॉर्म एजेंडा एस्टेब्लिश्ड अ पैराडाइम शिफ्ट, जो रिफॉर्म एजेंडा था एलपीजी का, उसका क्या मतलब था, पैराडाइम शिफ्ट, ओवरऑल शिफ्ट करना था, डिफाइन द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर द ईयर टू कम, तो ये भी ट्रू होगा और ये इसका ट्रू ऑप्शन होगा। यानी बोथ assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of the assertion, यानी ऑप्शन ए का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and if anybody video want, please let me know in the comment section, and I will try to make the video on those topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.